और अब बात नाजरीन इंतखाबी जंग की। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू पर खास प्रोग्राम जो चुनाव पर मुश्तमिल है। नाजरीन आपको बस जरा सा ब्रीफ कर दूं कि उत्तर प्रदेश में आज 5वें मरहले के तहत वोटिंग जारी है। वोटिंग का अच्छा खासा वक्त निकल चुका है, बहुत कम वक्त रह गया और वोट करने के लिए। और ये 5वां मरहला बहुत अहम इसलिए है कि इस 5वें मरहले में सबसे ज्यादा 61 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। और पिछली बार का अगर हम डेटा देखें तो पिछली बार यानी 2017 में 61 में से 47 सीटें अकेले बीजेपी को हासिल हुई थी और 3 सीटों पर अपना दल ने जीत हासिल की थी। तो इस तरह से बीजेपी के लिए यह बहुत अहम पड़ाव था पिछली बार, और इस बार भी बीजेपी की कोशिश यही है कि उससे ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाया जा सके। लेकिन समाजवादी पार्टी या फिर दूसरी जो जमातें हैं बीएसपी या कांग्रेस, उनके अपने अपने दावे हैं। वो इस बार क्या कुछ कर पाती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 2012 में यानी कि पिछली बार 17 से पहले का जो चुनाव था उसमें इन 61 सीटों में से 41 सीटें अपने नाम की थी। तो हमारे साथ दो खास मेहमान भी हैं इस वक्त, बीजेपी के तर्जुमान शुभेंदु शेखर अवस्थी और फरमान नकवी साहब, फरमान अहमद नकवी जो एडवोकेट भी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, काफी गहरी नजर रखते हैं खासतौर से समाजियात पर। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब, बहुत अहम पड़ाव है बीजेपी के लिए ये 5वां मरहला, और मुझे लगता है कि बीजेपी अगर 2017 के परफॉर्मेंस को दोहरा ले तो शायद उसके लिए ये जो हदफ है, जो निशाना है, जो 10 मार्च को जिसका नतीजा आएगा, उसके लिए एक बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। कितनी उम्मीद है आपको इस मरहले से? विशाल जी, इस सीट पर हम लोगों ने 47 सीटें लिया था पहले और 3 अपना दल का था। अभी हम यदि ओवरऑल अपनी वर्किंग को देखें और हमको जो लग रहा है, हम लगभग 54 सीटों पर इस बार का जो आज चुनाव हो रहा है, आज जो वोटिंग हो रही है उसमें हम लोग आएंगे। और इसको मैं खाली दिखाने के लिए या कहने के लिए या खाली अपनी पार्टी के प्रचार के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये वर्किंग के साथ कह रहा हूँ। लोगों की, जनता के बीच में जो हमारी बातें हुई हैं, जो माहौल है, उसको देखते हुए कह रहा हूँ। तो हमको लगता है कि यहाँ पे हम 54 सीटें लेके आएंगे और पीछे भी हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और आएंगे तो योगी ही। चलिए, तो 2017 में जब आप 61 में से 47 प्लस 3 लेकर आते हैं तो उसकी क्या वजह थी? क्योंकि चुनाव के बाद की एनालिसिस तो आपने बहुत की होगी, अब तो 5 साल बीत गए। किन मुद्दों पर आपको 2017 में लोगों ने यहां हाथों हाथ लिया था? देखिए, सबसे पहले पिछले जो 5 साल बीते थे उस समय से पहले 12 से 17 का समय, समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के लिए जनता ने अखिलेश यादव को सीएम के लिए जनता ने वोट नहीं दिया था। आपको याद होगा 2012 में मुलायम सिंह जी ने जनता के बीच में जाके ये कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, हमको इसमें एक बार सीएम बना दीजिए, इसके बाद मैं नहीं आऊंगा। और उन्होंने जीतने के बाद अखिलेश यादव जी और उनके बीच में 3 दिन का टसन चलता रहा और फाइनली अखिलेश यादव को सीएम बना दिया उन्होंने। तो जनता के साथ एक विश्वासघात हुआ था उस समय पर जी। दूसरी बात, जब 5 साल बीते तो सपा के लोगों की जो गुंडई हुई, सपा के लोगों में जो पूरे समाज के अंदर एक डर फैल गया, महिलाओं के बीच में एक बड़ा डर हो गया, और उसके साथ ही साथ उन्होंने कोई विकास के काम ऐसे नहीं थे जो बहुत ऐसे किए हो। देखिए, सभी सरकारें आती हैं, कुछ ना कुछ विकास का काम करती ही हैं, बट उन्होंने कुछ ऐसा विशेष काम नहीं किया जिससे कि जनता उनको कंटिन्यू करती। ये कारण था। और दूसरी चीज, 17 में तो जो चुनाव उन्होंने लड़ा तो कांग्रेस भी उनके साथ में थी और 19 का चुनाव में बसपा उनके साथ में थी। अब की बार तो सब लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो मेरे को लगता है इन सब कारणों के कारण भारतीय जनता पार्टी अच्छे वोटों के साथ आगे आएगी, अच्छे सीटों के साथ आगे आएगी, और 10 मार्च को जो रिजल्ट आएगा वो हमारे पक्ष में आएगा और जनता हमको चुनेगी। ठीक है। 2017 में जैसा अभी शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब ने बताया कि एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी थी अखिलेश के खिलाफ, और दूसरा ये कि एक विश्वासघात जो उन्होंने बताया कि अवाम के साथ था। मैं अब इस सवाल को लेकर आता हूं। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट 2 हैं, हमारे साथ एक प्रभात राय साहब भी हैं। आपका थी और 2012 में भी वही सिचुएशन थी, इस वजह से नई सरकारें बनी। तो इस चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी क्यों न हो, जब के लाशों को सड़क के किनारे लोग रख करके बैठे रहे, इंतजार करते रहे, ऑक्सीजन का इंतजार करते रहे। गंगा के किनारे, यही प्रयागराज, यही इलाहाबाद है, जहाँ गंगा के किनारे हजारों हजार लाशें
लोगों ने दफन कर दी, इसलिए कि उनके पास लकड़ी जलाने के लिए, चिता जलाने के लिए पैसे नहीं थे। तो ये सब जो एंटी इनकम्बेंसी के रीजंस हैं, उन्नाव हुआ, फिर उसके बाद हाथरस हुआ, फिर उसके बाद लोगों को पैदल चल चल के अपने बच्चों को कंधे पे लेकर के अपने घरों को वापस आना पड़ा। इस बीच में भुखमरी फैली, कोरोना से लोग मर गए, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिले। इन सब चीजों के लिए एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं 2022 में होगी? अवस्थी भाई ने हमारे उसके बारे में नहीं रखा। नेचुरली चूंकि वो एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो नेचुरली उनको उसके ऊपर ना बोल करके उन्होंने ठीक ही किया है। लेकिन जो एक एनालिस्ट की हैसियत से हम लोगों को देखने को मिल रहा है, वो साफ ये देखने को मिल रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी इस बार 2012 और 17 से ज्यादा है इस गवर्नमेंट के खिलाफ। उसकी वजह यह है अनएम्प्लॉयमेंट। आप इलाहाबाद में, हम तो कहीं और नहीं जाते, इलाहाबाद में ही हॉस्टल से लड़कों को क्यों मार मार के निकाला गया भाई? पुलिस ने क्यों डंडे मारे? सिर्फ इस वजह से कि वो नौकरी मांग रहे थे। अरे भाई नौकरी मांग रहे हैं, जवान है, उन्होंने फॉर्म भरे हैं, एम्प्लॉयमेंट आप कहते हैं कि हम देंगे 15 लाख हर साल, आपने नहीं दिया। वो बेचारे परेशान हो रहे हैं, उनकी एज निकली जा रही, आप उनको डंडों से पीट रहे। एंटी इनकम्बेंसी किसके लिए होगी? सपा के लिए होगी या कांग्रेस के लिए होगी? किसके लिए होगी? तो इसलिए ये एंटी इनकम्बेंसी भी इनका एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और इसको यानी काउंटर करने के लिए जो मुद्दे लाके खड़े किए गए, हिजाब, 3 तलाक और ये धर्म संसद में जेनोसाइड, ये सब मुद्दे जो थे ये सब फेल हो गए। ये सब फेल हो गए इसलिए कि इसके आगे ये जो भूख है, भूखमरी और नौकरी, जॉब, ये हिंदू मुसलमान नहीं देख रही। इसको नौकरी चाहिए, घर में पेट में आग लगी है तो वो मुसलमान की भी आग लगी है, हिंदू की भी आग लगी है। इसको आप सिर्फ हिंदू मुसलमान के बीच में बांट नहीं सकते। ये देश में आग लगी है, उसके देश की जनता के पेट में आग लगी है, उसकी भूखमरी खत्म करने के लिए आपने कोई एफर्ट्स नहीं किए हैं। जिस वक्त ऑक्सीजन के लिए लोग दौड़ रहे थे, मैंने खुद एक वकील की हैसियत से एक भाजपा की एमएलए की तरफ से हाईकोर्ट में रिट फाइल किया कि साहब हमारे यहाँ का एडीएम जो है वो ऑक्सीजन ले जाके दिल्ली में बेचे ले रहा है और यहाँ पे हमारे लोग, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोग मरे जा रहे हैं। वो किसके खिलाफ था? सरकार का फेल्योर था। तो उस सरकार का खुद का, इनका अपना एमएलए कह रहा है सरकार कि साहब हम, सरकार हमारी नहीं सुन रही, आप करिए, हाईकोर्ट मदद करे हमारी। जिस पोजीशन में हमारी सरकार थी उस वक्त, जिस तरह से एक बिल्कुल एकदम कट ऑफ था। ठीक है, मैं इस पर रिएक्शन ले लेता हूं। शुभेंदु चक्रवर्ती साहब, क्या आप इस बात को मानेंगे कि इस बार भी एंटी इनकम्बेंसी है और वो कारगर भी है या नहीं है? देखिए विशाल साहब, अब कुछ तो लोग कहेंगे और लोगों का काम है कहना। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि जब कोविड काल आया तो यही सपा के लोगों ने क्या कहा कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, इसको मत लगाना। जनता भूलती नहीं है, इनको ऐसा लगता है कि भूल जाएगी। 4.5 साल जब कोविड में सब लोग, पूरा देश नहीं पूरा वर्ल्ड परेशान था और कुछ भी नहीं हो रहा था, किसी के कंट्रोल में कुछ भी नहीं था, उस समय पर भी ये लोग, जो समाजवाद को कहने वाले लोग, अपने घर में छुपे बैठे हुए थे, घर से नहीं निकले। आपके सामने उन 2 सालों में, 2.5 सालों में जहां लोग घर से निकलकर अपनी जान पर रक्षा, मतलब जान को भी दांव पे लगाकर लोगों की सेवा कर रहे थे, उस समय अखिलेशवाद जी, जो समाजवादी कहलाते हैं अपने आप को, अपने परिवार के साथ परिवारवाद को निभा रहे थे। तो मतलब आपका ये कहना है कि ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं है? मैं इसी की एक लाइन और बोलना चाहूंगा कि जब भूख से आदमी मरता है ना, जो अभी इन्होंने कहा कि पहले की जब सरकारें थी और इस तरीके का कोई वैश्विक बीमारी आती थी तो लोग बीमारी से कम और भूख से ज्यादा मर जाते थे। हमने 2 सालों तक लगातार उन सब गरीब लोगों को घर में महीने में 2 बार भोजन दिया है, और जब लोगों ने भोजन किया है कोई बताने नहीं गया। आज वही सब लोग वोट डाल रहे हैं। और एंटी इनकम्बेंसी ऐसी, जब वहां पे यूपी में शादी होती है तो हर शादी के अंदर एक गाना जरूर बजता है
कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। चलिए मैं इसी सवाल के साथ आगे बढ़ता हूं मैं। एक बात ये कहकर आपने वो तमाम चीजों को शायद पीछे धकेलने की कोशिश की है कि ना तो बेरोजगारी मुद्दा है, ना महंगाई मुद्दा है, ना छुट्टा जानवर मुद्दा है, और ना ही पेंशन स्कीम कोई मुद्दा है, ना ही बिजली महंगी है वो कोई मुद्दा है। हालांकि ये बातें अब आने लगी संकल्प पत्र में लगभग सभी के बिजली में हम ये रियायत देंगे वो रियायत देंगे, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, इसी पे आप भरोसा कर रहे हैं। तो क्या प्रभात राय साहब इस बात पर बीजेपी का भरोसा करना जायज नहीं है, लॉजिकल नहीं है कि अगर राम मंदिर बनने के तरफ कदम आगे बढ़ चुका है तो वही काफी है जो तमाम चीजों को पीछे छोड़ देता है, और यही वो ऐसी चीज है जिससे बीजेपी जैसे 2017 में 61 में 47+3 ले आती है तो इस बार उससे भी ज्यादा ले आएगी? क्या आप मानते हैं इसे प्रभात राय? सरकार राजनीतिक विश्लेषण के रूप में मुझे एक बात कहनी है कि ये 2 साल को भूल गए, जबकि किसान आंदोलन चरम पर था पूरे उत्तर प्रदेश में जी। एक बात इस बार पर आप सबसे ज्यादा तवज्जो दीजिए कि 2 वर्ष तक किसान जो है किस कदर हिम्मत के साथ लड़े हैं सरकार के विरुद्ध, उनकी जास्तियों के खिलाफ। जिस तरह से ये लोग कानून ला रहे थे, तो उससे पूरा जो गुस्सा रूरल सेक्टर के अंदर जो गुस्सा है उसकी अनदेखी कर रहे हैं ये लोग। ये भूल गए कि मोदी जी ने खुद माफी मांगी किसानों के सामने, और वो तमाम किसान बिल वापस लिए, वो गुस्सा बरकरार है। ये लोग गांव में घुस नहीं पाए हैं, बहुत सारी जगह पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही बात कर रहा हूं मैं, जो आपके इलाके में हम लोग घूमते हैं रहते हैं, यहाँ पर ये लोग गांव में प्रचार नहीं कर सके, इनके लोगों को घुसने नहीं दिया गया। ये एक ऐसा ब्लेंडेड फैक्ट है। और जो सांड है जिस तरह से वो फसलों को चल रहे हैं, बेहद गुस्से में है किसान। और सबसे जो बड़ी बात थी, जो पोलराइजेशन ये कर पाए थे ना दंगों के बाद, हमारे इलाके में मुजफ्फरनगर में 1 लाख मुसलमान सड़कों पर रहा, वो पोलराइजेशन खत्म कर दिया किसान मूवमेंट ने। मैं ये बात ठीक है कि सियासतदानों का इसमें बड़ी भूमिका नहीं है जी, ये बात एकदम दुरुस्त है, बहुत बड़ी भूमिका नहीं है अखिलेश की और इनकी जैन सिंह की, लेकिन प्रश्न है किसान अब सबसे बड़ा विपक्ष किसान है जी। आज बीजेपी का सबसे बड़ा विपक्ष जो है वो विपक्ष से अधिक किसान विपक्ष है, और वही इनकी सबसे बड़ी शिकस्त का कारण बनेगा। ये आप समझना अच्छी तरह। अगर बीजेपी हारेगी तो इसलिए नहीं हारेगी कि विपक्ष बहुत ज्यादा बड़े मुद्दे उठा पाया है। बेरोजगारी का मुद्दा तो आप जानते हैं, सबसे ज्यादा एशिया में हमारे पास बेरोजगारी है। भुखमरी का हमारा इंडेक्स जो है वो अफ्रीका से ज्यादा बढ़ गया है, कितने भी 5 किलो की बात करेंगे। मेल न्यूट्रिशन की जो हालत है बच्चों की सबको मालूम है। ये बातें, ये मुद्दे नहीं बन पाते, ये मुद्दे बनते हैं, हिजाब बनता है मुद्दा, मंदिर को मुद्दा बनाने की कोशिश करते हैं। ये बुनियादी मुद्दों से बेहद परहेज करते हैं। ये जो जितने भी ये सांप्रदायिक लोग हैं, जिस भी रंग के हों, चाहे हरे रंग के हों या भगवा रंग के हों, इनके मुद्दे कुछ और ही होते हैं। इनके मुद्दे आवाम के मुद्दे नहीं होते। इनके लिए बेरोजगारी की समस्या नहीं है, इनके लिए किसान की कोई समस्या नहीं है। इसलिए इस बार ये बीजेपी भूल जाए कि उनको वो फतेह मिलने वाली है जिस फतेह के दीदार उन्होंने 2014 के बाद किए हैं। इस बार बहुत कड़ा मुकाबला होगा। मैं कोई भविष्य वक्ता नहीं हूँ ये कह दूं कि कितने वोट से हारेगा कोई, कितने वोट से जीतेगा, लेकिन इस बार बाजी उलट भी सकती है। किसान आंदोलन ने वो जमीन तैयार की विपक्ष के लिए, विपक्ष खुद नहीं कर सकता था। कोई बड़ा क्रेडिट नहीं विपक्ष को कि विपक्ष लड़ा है बेरोजगारी पर, विपक्ष लड़ा है बहुत ज्यादा यकजहती के लिए, इंसानियत के लिए, ये किसान लड़ा है। किसान फोर्सेस ने जिस तरह से मुकाबला किया है, और वो किसान हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सब कौमों के हैं, सब जातियों के, ये जातियों के आधार पर टिकट बांटते हैं। ये देखिए ना सियासतदानों की तो आप फितरत देखिए ना, ये सियासतदान सबसे बड़ी बीमारी बन गए हिंदुस्तान के, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन। इसलिए मैं तो पूरा का क्रेडिट जो अगर शिकस्त होती है, बुरी जो हालत हो रही है इस समय बीजेपी की गांव में, पूरब हो या पश्चिम उत्तर हो या दक्षिण उत्तर प्रदेश में, वो सिर्फ किसानों का अपना कॉन्शियसनेस है जो बहुत दिनों बाद मुझे देखने को मिला है। शायद जेपी मूवमेंट के बाद मैं उसके दीदार कर रहा हूँ, उस वक्त तो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, लेकिन आज जिस तरह का गांव का मैंने वातावरण बदला हुआ देखा है, जिस तरह से हिंदू मुसलमान गले मिले, ये तो गंगा जमुना इन्होंने खून में डुबो दी थी, और दोनों ही सांप्रदायिक तक तो जिम्मेदार है, इधर के भी और उधर के भी। मैं एक की बात नहीं कर रहा हूँ, ये दोनों तरफ ही कम्युनल एलिमेंट है, हिंदुओं में भी है और मुसलमानों में भी है। इस्लाम के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर ये फूट डालते हैं और राज करते हैं। ये अंग्रेजों के ही समझिए काले अंग्रेज हैं ये लोग। तो इस बार किसान शिकस्त देगा इनको,
ये मेरा अपना एनालिसिस है। प्रभात राय साहब, सहमत हो? मेरा सवाल एक आप सिर्फ सुन लें और शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब आपके इस रिमार्क पर जवाब देना चाहते हैं। सवाल मेरा यह है कि किसान बेल्ट ये उतना नहीं है जितना पहला या दूसरा फेज में था, तो क्या पांचवें फेज में भी किसानों का मुद्दा हावी रहेगा? दूसरा सवाल एक हमारा ये है कि शुभेंदु शेखर अवस्थी साहब ने अभी कहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये लोगों के दिलो दिमाग में है, तो क्या वाकई ये है और या नहीं है? इस सवाल पे मैं रिएक्शन फरमान नकवी साहब का भी लूंगा और हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुश्ताक जुड़ चुके हैं इलाहाबाद से, वो जमीनी हालात हमें बताएंगे, फील्ड से जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।